वर्गीकरण पार्ट 1 आप देख चुके हैं। आज हम वर्गीकरण पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अभी तक हमने सीखा था कि हम वर्गीकरण किसे कहते हैं, वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है और वर्गीकरण की पारिभाषिक शब्दावली। वर्गीकरण भाग 2 में हम अध्ययन करेंगे वर्गांतरों के प्रकार का, आवृत्ति वितरण का और सांख्यिकीय श्रेणियां स्टैटिस्टिकल सीरीज का। हम अध्ययन करेंगे वर्गांतरों के प्रकार, काइंड्स ऑफ क्लास इंटरवल। वर्गांतर 4 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा अपवर्जी वर्गांतर, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। दूसरा समावेशी वर्गांतर, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। तीसरा खुले सिरे वाले वर्गांतर, ओपन एंड क्लास इंटरवल। और फोर्थ है हमारा असमान वर्गांतर, अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो पहले हम देखेंगे अपवर्जी वर्गांतर, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। अपवर्जी वर्गांतर में एक वर्ग की ऊपरी सीमा उससे अगले वर्ग की निचली सीमा होती है। इसे अपवर्जी इसलिए कहा जाता है कि यदि किसी पद का मूल्य किसी वर्गांतर के बराबर होता है तो वह पद उस वर्ग में सम्मिलित न होकर उससे अगले वर्ग में सम्मिलित होता है। जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। अब 0 to 10 में हम 0 से लेके 9.99 तक की वैल्यू को सम्मिलित करेंगे। 10 to 20 में हम 10 से लेके 19.999 तक की वैल्यू को सम्मिलित करेंगे। 20 to 30 में 20 से लेके 29.99 तक की वैल्यू को सम्मिलित करेंगे। 30 to 40 में 30 से लेके 39.99 तक की वैल्यू को सम्मिलित करेंगे। और 40 to 50 में 40 से लेके 49.99 तक की वैल्यू को सम्मिलित करेंगे। हमारा समावेशी वर्गांतर, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। अब समावेशी वर्गांतर में एक वर्गांतर की ऊपरी सीमा उससे अगले वर्गांतर की निचली सीमा के बराबर नहीं होती और इनमें अंतर होता है। ये अंतर 1 का होता है। जैसे हम देखते हैं कि 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50। अब हमने देखा कि एक वर्गांतर की अपर लिमिट 10 है लेकिन नेक्स्ट की लोअर नहीं है। इसी प्रकार से 20 है, नेक्स्ट की लोअर नहीं है। तो समावेशी वर्गांतर में हमने देखा कि इसमें 1 का डिफरेंस होता है। तो यदि कोई सवाल हमारा समावेशी वर्गांतर में दे रखा है तो उसे हम अपवर्जी में बदल लेते हैं और अपवर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम 0.5 लोअर लिमिट में घटा देते हैं और अपर लिमिट में जोड़ देते हैं। जैसे 1 माइनस 0.5, 0.5 आ गया, 10 में हमने ऐड कर दिया तो 10.5। अब 1 की अपर लिमिट नेक्स्ट की लोअर हो गई, अर्थात 0.5 से 10.5, 10.5 से 20.5, 20.5 से 30.5, 30.5 से 40.5 और 40.5 से 50.5। इसे अपवर्जी में इसलिए बदलते हैं क्योंकि जैसे 1 to 10 है तो इसमें हमने 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू को सम्मिलित कर लिया। लेकिन यदि 10.2, 10.3, 10.4, 10.8, 9 ऐसे होता तो हम किस वर्गांतर में सम्मिलित करते। इसलिए यदि कोई वर्गांतर समावेशी वर्गांतर में दे रखा है तो उसे पहले अपवर्जी वर्गांतर में बदल लेना चाहिए। तीसरा है बच्चों खुले सिरे वाले वर्गांतर, ओपन एंड क्लासेस। कभी कभी वर्गांतर की निचली सीमा और अंतिम वर्गांतर की ऊपरी सीमा नहीं दी होती, तो इस प्रकार के वर्गांतर को पूरा करने के लिए वर्ग विस्तार वही रखा जाता है जो उसके निकटतम वर्ग का होता है। जैसे कि हम एक उदाहरण देखते हैं, बिलो 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 50 एंड ओवर 50। अब बिलो 10 अर्थात इसकी प्रथम वर्गांतर की हमने देखा क्या नहीं दे रखी है, निचली सीमा नहीं दे रखी है, लोअर लिमिट नहीं दे रखी है। तो लोअर लिमिट निकालने के लिए उससे नीचे वाले वर्गांतर का जो डिफरेंस है उसे 10 में से माइनस कर देंगे। तो इस वर्गांतर में
डिफरेंस कितने का है 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। अब 10 को हमने 10 से माइनस कर दिया तो क्या आ गया आपका 0। तो प्रथम वर्गांतर हमारा बन गया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 50। अब ओवर 50, ओवर 50 कितना होगा इससे ऊपर वाले वर्गांतर में देख लें कि कितने का डिफरेंस चल रहा है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अर्थात 50 माइनस 30 बराबर कितना आ गया 20 का डिफरेंस चल रहा है। तो ओवर 50 कितना हो गया 50 में 20 ऐड कर देंगे तो लास्ट वर्गांतर हमारा हो जाएगा 50 to 70। इस प्रकार खुले सिरे वाले वर्गांतर को हम पूर्ण करते हैं। नेक्स्ट है हमारा असमान वर्गांतर, अनइक्वल क्लासेस। कभी कभी वर्गांतर में अंतर समान नहीं होता, ऐसी स्थिति में उनको समान बनाया जाता है, इक्वल किया जाता है। और यदि वो किसी भी प्रकार से समान नहीं हो पा रहा है तो सवाल हम असमान रूप में ही निकाल देते हैं। एक उदाहरण देखते हैं, जैसे अनइक्वल क्लास इंटरवल है 100 to 200, 100 to 300, 100 to 400, 100 to 500, 100 to 600। तो इसमें हमने देखा कि फर्स्ट में हमारा डिफरेंस कितने का आ रहा है 100 का, सेकंड वाले में कितने का आ रहा है 200 का, फिर 300 का, 400 का, 500 का। तो इस वाले सवाल को, इस वाले वर्गांतर को हम इक्वल कर सकते हैं। कैसे 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500 और 500 to 600। इस प्रकार से हमने सब में 100 का डिफरेंस लेकर इन वर्गांतरों को समान कर लिया। वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन क्लास इंटरवल। जब हम वर्गांतर बनाते हैं तो कुछ समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं, जिसमें पहली है वर्गांतरों की संख्या, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, अर्थात वर्गांतरों की संख्या कितनी रखी जाए। तो इसके लिए वर्गांतरों की संख्या 5 से कम और 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि 5 से कम होगी तो सारी वैल्यू नहीं आ पाएंगी और 20 से ज़्यादा होगी तो हमारे वर्गांतर लंबे हो जाएंगे और कैलकुलेशन जटिल हो जाएगा। दूसरा है वर्ग विस्तार। अब वर्ग विस्तार ज्ञात करने का जहां तक सवाल है वो वर्गांतरों की संख्या तय करने के बाद ही निकाला जा सकता है, और वर्ग विस्तार ज्ञात करने का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू L माइनस S अपॉन N। L सबसे बड़ी संख्या, S सबसे छोटी संख्या, N वर्गांतरों की संख्या और I वर्ग विस्तार है। इसके बाद हमारा आता है वर्ग सीमाएं, क्लास लिमिट्स। वर्ग सीमाओं का निर्धारण इस प्रकार से किया जाए कि समग्र की प्रत्येक इकाई किसी न किसी वर्ग में अवश्य आ जाए। बच्चों कभी कभी वर्गांतर नहीं दिए होते, वर्गांतरों की जगह मध्य बिंदु, बीच की संख्या, मिड वैल्यू दी हुई होती हैं, तो उससे हम क्लास इंटरवल बनाते हैं। और क्लास इंटरवल बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट की, अर्थात वर्ग सीमाओं की। लोअर लिमिट ज्ञात करने का हमारा फॉर्मूला है L1 इज इक्वल टू मिड वैल्यू माइनस I अपॉन 2 और L2 ज्ञात करने का फॉर्मूला है मिड वैल्यू प्लस I अपॉन 2। अब L1 हमारी निम्नतम सीमा हो गई, L2 हमारी उच्चतम सीमा हो गई, मिड वैल्यू मध्य बिंदु बीच की संख्या हो गई और I वर्ग विस्तार। अब हम देखेंगे संचयी आवृत्तियां। कभी कभी वर्गों की आवृत्ति संचयी रूप में दी हुई होती हैं और उस स्थिति में वर्गांतरों की कोई एक सीमा दी हुई होती है। ऊपरी सीमा के आधार पर संचयी आवृत्ति लिखते समय से कम लेस देन शब्द का प्रयोग किया जाता है और निचली सीमा के आधार पर संचयी आवृत्ति लिखते समय से अधिक मोर देन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम दोनों उदाहरण देखेंगे। एक सवाल है मार्क्स बिलो 10, 20, 30, 40, 50। इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, 19, 48, 69, 94।
सवाल दे रखा है मार्क्स बिलो से कम, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, और 10 से कम कितना होगा, जो हमारा डिफरेंस चल रहा है। अब इसमें डिफरेंस कितने का चल रहा है, 10 का चल रहा है, तो 10 को 10 से माइनस कर दिया, क्या आ गया, 0। अब हमारी लोअर लिमिट हमें ज्ञात हो गई 0, अपर लिमिट हमारी दे रखी है 10, तो एक की हमने ज्ञात कर दी, 10 का डिफरेंस है, 10 हम ऐड करते चले आए, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। अब जब सवाल हमारा लेस देन के रूप में दिया होता है तो फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी हुई होती हैं, लगातार बढ़ रही होती हैं। हमने देखा 5, 19, 48, 69, 94। तो यदि हमारा सवाल लेस देन में है तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होंगी, इन्हें घटाकर हम पहले एफ बनाते हैं, उसके बाद हम अपने सवाल की गणना करते हैं। जैसे ऊपर वाले वर्ग की फ्रीक्वेंसी हमारी 5 रहेगी। अब 19 में से 5 गया, कितना आया 14, वो किसकी हो गई 10 to 20 की। अब 48 में से 19 कर दिया, माइनस करा हमने, तो कितना आया आपका 29, वो किसकी आ गई 20 to 30 की। 69 में से 48 माइनस करा, क्या आया 21, वो किसकी हो गई 30 to 40 की। इसी प्रकार से 94 में से 69 माइनस करा, कितना आया 25, वो हो गई हमारी 40 to 50 की। अब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आवृत्तियां सही बनाई हैं या नहीं बनाई हैं, इसका टोटल करके देख लीजिए। इस फ्रीक्वेंसी का टोटल और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट संख्या बराबर आनी चाहिए। तो ये भी 94 है, ये भी n भी 94 आ गया, इसका मतलब है हमने CF से F ठीक बनाई है। अब एक उदाहरण हम देखते हैं मोर देन का, से अधिक का। अब मोर देन के सवाल में हमारी क्या दी हुई होती है, लोअर लिमिट दी होती है, हमें क्या ज्ञात करनी होती है, अपर लिमिट ज्ञात करनी पड़ती है। अर्थात 20 से अधिक, 30 से अधिक, 40 से अधिक, 50 से अधिक, 60 से अधिक, 70 से अधिक। तो 20 से अधिक हमारा कितना होगा, जो डिफरेंस चल रहा है, और डिफरेंस कितना चल रहा है 30 - 20 = 10 का। तो हमारी लोअर लिमिट तो दे ही रखी है, अपर लिमिट हमारी 20 में हमने 10 को ऐड कर दिया तो निकल आई 20 to 30। तो इसी प्रकार से हमने सारे लिमिट्स निकाल ली, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। तो एक दोनों में डिफरेंस क्या है, लेस देन और मोर देन के सवाल में। मोर देन में जो फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है वो कैसी होती है, ऊपर से नीचे की ओर घट रही होती हैं, वो डिसेंडिंग ऑर्डर्स में दी हुई होती हैं, उन्हें भी हम घटाकर एफ बनाते हैं। और लेस देन के सवाल में तो ऊपर वाले वर्ग की फ्रीक्वेंसी वही होती है, लेकिन मोर देन के सवाल में नीचे वाले वर्ग की फ्रीक्वेंसी वही रहती है। जैसे हमने 80 में से 60 माइनस करा, कितना आया 20, तो वो किसकी आ गई 20 to 30 की। 60 में से 50 माइनस करा, कितना 10, 30 to 40 की आ गई। 50 में से 35 माइनस करा 15, वो किसकी आई 40 to 50 की। 35 में से 15 माइनस कर दिया 20 आ गया, वो किसकी आपकी आ गई 50 to 60 की। और 15 में से 5 माइनस किया 10 आ गया, वो 60 to 70 की आ गई। और लास्ट वाले वर्ग की हमारी 5 ही रहेगी। इसका भी हम टोटल करके देख लें, इसका टोटल कितना आ रहा है 80। और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ऊपर वाली संख्या भी हमारी कितनी दे रखी है 80 दे रखी है। इसका मतलब है कि हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी सही बनाई हुई है। अब हम देखेंगे आवृत्ति वितरण, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आवृत्ति वितरण की रचना के लिए दो तत्वों का होना आवश्यक है, चर वेरिएबल्स, और दूसरा है आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। संख्यात्मक तथ्यों को चर कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, अखंडित चर और खंडित चर। अखंडित चर कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। अखंडित चर वह होते हैं जिनका निश्चित सीमाओं के अंतर्गत कोई भी मूल्य हो सकता है, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। अब 0 to 10 में हम 0, 1, 2, 3, 4, 5 अर्थात 0 से लेके 9.99 तक की वैल्यू को सम्मिलित करेंगे। 10 to 20 में 10 से लेके 19.99 तक की वैल्यू को सम्मिलित करेंगे।
20 to 30 में 20 से लेके 29.99 तक की वैल्यू को सम्मिलित करेंगे और 30 to 40 में हम 30 से लेके 39.99 तक की वैल्यू को सम्मिलित करेंगे। खंडित चर डिस्क्रीट वेरिएबल्स। अब खंडित चर वे हैं जिनका मूल्य निश्चित और खंडित होता है, जैसे परिवार में बच्चों की संख्या, क्रिकेट में रनों की संख्या। अब खंडित चर का एक उदाहरण देखते हैं। साइज दे रखे हैं 2, 4, 6, 8। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1, 2, 4, 7। तो इस प्रकार से वो चर जिसमें क्लास इंटरवल नहीं होते, साइज और फ्रीक्वेंसी दी हुई होती हैं, उनका मूल्य निश्चित होता है, तो उसे हम खंडित चर के नाम से जानते हैं। आवृत्ति वर्ग विशेष की सीमाओं में आने वाले पदों की संख्या उस वर्ग की आवृत्ति कहलाती है। अब आवृत्ति वितरण की रचना हम कैसे करते हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आवृत्ति वितरण की रचना हम खंडित श्रेणी में भी करते हैं और अखंडित श्रेणी में भी करते हैं। खंडित श्रेणी में आवृत्ति वितरण की रचना के लिए सर्वप्रथम समंकों को आरोही या अवरोही क्रम में हम रख सकते हैं, इसे हम क्रम विन्यास कहते हैं। फिर चर के मूल्य तालिका में लिख लिए जाते हैं, इन्हें पद मूल्य कहते हैं। इसके बाद टैली बार की सहायता से पद की आवृत्ति ज्ञात कर ली जाती है। जैसे किसी कक्षा के 20 विद्यार्थियों ने सांख्यिकी परीक्षा में निम्न अंक प्राप्त किए। प्राप्त अंकों की सहायता से खंडित आवृत्ति बंटन की रचना कीजिए। मार्क्स हमारे दे रखे हैं 5, 7, 1, 4, 3, 5, 6, 4, 7, 2, 6, 3, 4, 6, 5, 7, 1, 8, 5, 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनको आरोही क्रम में अरेंज करेंगे। आरोही क्रम में अरेंज करने के लिए सबसे छोटी संख्या, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस प्रकार से हम रखते हैं। तो हमारी सबसे छोटी संख्या क्या थी? 1 दे रखी थी और सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या दे रखी है? 8 दे रखी है। तो सबसे पहले हम 1 से लेके 8 तक संख्याएं लिख लेंगे। उसके बाद हम टैली लगाएंगे और टैली लगाने के लिए हम ये देखेंगे कि ये संख्या कितनी बार रिपीट हुई है। जैसे 1, 1 2 बार आया है, तो 1 के आगे हम 2 टैली लगा लेंगे। 2 हमारा 1 बार आया है, तो 2 के आगे 1 टैली लगा लेंगे। 3 हमारा 2 बार आया है, तो 3 के आगे 2 टैली आएंगी। 4 3 बार आया है, तो 4 के आगे 3 टैली आएंगी। 5 हमारा 4 बार आया है, तो 4 टैली आएंगी। 6 हमारा 4 बार आया है, तो 4 टैली आएंगी। 7 हमारा 3 बार आया है, 3 टैली आएंगी। और 8 हमारा 1 बार आया है, तो 1 टैली आएंगी। अब इन टैली को काउंट करके हम इनकी संख्या लिख देंगे। तो हमारा जो 1 है उसकी आवृत्ति हमारी कितनी आई? 2। 2 की हमारी आई 1, 3 की हमारी आई 2, 4 की आवृत्ति आई 3, 5 की आवृत्ति आई 4, 6 की आवृत्ति आई 4, 7 की आवृत्ति आई 3 और 8 की आवृत्ति आई 1। इन सब का टोटल हमारा 20 आ रहा है। तो 20 n आ रहा है और 20 विद्यार्थियों ने ही सांख्यिकी परीक्षा में अंक प्राप्त किए थे। तो इस प्रकार से हमने आवृत्ति वितरण ठीक बनाया है। अब हम देखेंगे अखंडित श्रेणी में आवृत्ति वितरण। अखंडित श्रेणी वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण पर आधारित है। इसमें सबसे पहले मूल्यों को आरोही या अवरोही क्रम में रखा जाता है। फिर सबसे छोटे तथा सबसे बड़े पद मूल्य के अंतर को उपयुक्त संख्या के समान वर्गांतरों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे 20 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए हैं। साइज दे रखे हैं 10, 2, 6, 11, 10, 7, 14, 18, 20,
5, 17, 14, 1, 13, 22, 12, 10, 9, 13, 16। सबसे पहले पदों को आरोही क्रम में रखेंगे। 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 16, 17, 18, 20, 22। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या हमारी 1 दे रखी है और सबसे बड़ी संख्या हमारी 22 दे रखी है। तो हम जो वर्गांतर बनाएंगे वो 5 5 का डिफरेंस लेते हुए बनाएंगे और पहला वर्गांतर हम 0 to 5 से स्टार्ट करके 20 to 25 तक बनाएंगे। अब 0 to 5 में हम देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, 1 और 2, इसलिए हमने 2 टैली यहाँ पर लगा ली। अब 5 to 10 में हमने देखा कि 5, 6, 7, 9 4 आ रही हैं संख्याएं, तो 4 टैली हमने इसमें लगा ली। अब 10 to 15 में 10, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, यानी कि कुल कितनी टैली आ रही है, 9 टैली इसके अंतर्गत आ रही हैं। उसके बाद 15 to 20, 15 to 20 में हमारी आ रही हैं 16, 17, 18, यानी कि 3 टैली आ रही हैं। और 20 to 25 में 2 टैली आ रही हैं, 20 और 22। बच्चों आपने इसके अंतर्गत देखा कि जैसे 10, 10, 10 हमारा आया, 3 बार हमारा आया, तो हमने उसे 5 to 10 में नहीं रखा, हमने किस में रखा, 10 to 15 में रखा। इसी प्रकार से 20 हमारा आया तो उसे हमने 15 to 20 में नहीं रखा, किस में रखा, 20 to 25 में रखा। अब प्रश्न उठता है, आप ये सोचेंगे कि मैम ने 5 5 का डिफरेंस ही क्यों लिया, 10 10 का भी ले सकते थे। लेकिन हम यदि 10 10 का डिफरेंस लेते तो हमारे कुल कितने वर्गांतर बनते, 2 ही वर्गांतर बनते, 0 to 10, 10 to 20, और 20 to 30 हम बना नहीं सकते थे क्योंकि इसके अंतर्गत 30 नहीं था। तो इसलिए हमने जो डिफरेंस लिया वो 5 5 का डिफरेंस लेते हुए अखंडित श्रेणी में आवृत्ति वितरण किया। सांख्यिकीय श्रेणियां, स्टैटिस्टिकल सीरीज। अब सांख्यिकीय श्रेणियां किसे कहते हैं, तथ्यों या पदों का तर्कपूर्ण एवं व्यवस्थित क्रम सांख्यिकीय श्रेणियां कहलाता है। ये 2 प्रकार की होती हैं, रूप के अनुसार और बनावट के अनुसार। रूप के अनुसार हमारी 3 श्रेणियां होती है। पहली है हमारी कालानुसार श्रेणी, टाइम सीरीज। अब हम टाइम सीरीज किसे कहते हैं, जब समय के आधार पर वर्गीकृत समंकों को व्यवस्थित किया जाता है तो वो कालानुसार श्रेणी कहलाता है, जैसे वर्ष, माह, सप्ताह आदि। दूसरी है हमारी स्थानानुसार श्रेणी, स्पेशल सीरीज। जब समंकों को भौगोलिक आधार पर प्रस्तुत किया जाता है तो उसे स्थान अनुसार श्रेणी कहते हैं, जैसे कि विभिन्न देशों की राष्ट्रीय आय या विभिन्न देशों की जनसंख्या। तीसरी है हमारी परिस्थिति श्रेणी, कंडीशन सीरीज। जब समंकों का वर्गीकरण किसी परिस्थिति में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर किया जाता है, जैसे लंबाई, आयु आदि, तो उसे हम परिस्थिति श्रेणी कहते हैं। अब सांख्यिकीय श्रेणियां जो दूसरी हैं वो हमारी कौन सी हैं, बनावट के अनुसार। बनावट के अनुसार हमने देखा कि 3 श्रेणी है, व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज। अब व्यक्तिगत श्रेणी हमारी कौन सी होती है, जिसमें प्रत्येक पद को स्वतंत्र महत्व दिया जाता है। जैसे 10 व्यक्तियों की अलग अलग लंबाई हम लिख लें तो हर एक व्यक्ति को अलग अलग इंपॉर्टेंस दी गई है। खंडित श्रेणी हमने देखा कि खंडित चर मूल्यों को क्रमबद्ध करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम खंडित श्रेणी कहते हैं। ये अविभाज्य होती है तथा एक दूसरे के बीच में निश्चित अंतर लिए हुए होती है। तीसरी है हमारी सतत श्रेणी, अखंडित श्रेणी। अखंडित श्रेणी में सतत चरों का कोई निश्चित मूल्य नहीं होता, बल्कि एक निश्चित सीमा के अंतर्गत उनका कुछ भी मूल्य हो सकता है। हम बनावट के अनुसार श्रेणी को एक उदाहरण के माध्यम से समझा सकते हैं।
हमने देखा कि सांख्यिकी श्रेणियां 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। ये तीनों श्रेणियां हमारे किसके आधार पर थी? बनावट के आधार पर थी। तो व्यक्तिगत श्रेणी में हर एक पद को स्वतंत्र महत्व दिया जाता है। जैसे साइज दे रखे हैं 22, 21, 12, 15, 17। खंडित श्रेणी वो होती है जो कि हमने देखा कि खंडित चर मूल्यों को क्रमबद्ध करने पर प्राप्त होती है। यह अविभाज्य होती है तथा एक दूसरे के बीच निश्चित अंतर लिए हुए होती है। जैसे हमने देखा साइज दे रखे हैं 50, 51, 52, 53, 54। इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 15, 20, 32, 35, 33 आदि। और कंटिन्यूअस सीरीज हमारी सतत श्रेणी कौन सी होती है? जिसमें चरों का कोई निश्चित मूल्य नहीं होता, बल्कि निश्चित सीमा के अंतर्गत कुछ भी मूल्य हो सकता है। जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। या साधारण शब्दों में यदि हम देखें कि खाली साइज दिए हुए हैं तो वो इंडिविजुअल श्रेणी कहलाती है, इंडिविजुअल सीरीज कहलाती है। और जब साइज और फ्रीक्वेंसी दोनों दी हुई होती हैं तो वो खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज होती है। और जब खाली वर्गांतर दिए हुए होते हैं तो उसे हम कंटिन्यूअस सीरीज, वर्गांतर और आवृत्ति दी हुई होती है तो उसे हम सतत श्रेणी या कंटिन्यूअस सीरीज के नाम से जानते हैं। बच्चों, ये आपने देखा वर्गीकरण भाग 1 और भाग 2, जिसमें हमने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है कि वर्गीकरण हम किसे कहते हैं तथा वर्गीकरण कैसे बनाए जाते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का निर्माण कैसे किया जाता है। अब आगे आने वाली वीडियो के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे सांख्यिकीय माध्यों का या मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। थैंक यू।